आज के इस आर्टिकल में आप लोग का स्वागत है। आज जानेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है। ये लेखक हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, पर्यावरणविद हैं। इनके बारे में पहले ही बता चुके हैं, इनका वीडियो भी पहले बनाया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए लेखक को बोलना है कि हमारी संस्कृति संरक्षण सिखाती थी, अब इन्हीं मूल्यों की ओर वापस लौटना होगा। लेखक को क्या कहना है कि हमारी जो संस्कृति बनाया गया था भारतीय परंपरा में, वो पर्यावरण को एक क्या करते सुरक्षा कवच प्रदान करती थी। अब इन्हीं मूल्यों को फिर से वापस लौटना होगा, तभी क्या हो सकता है, पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं। हम जैसे जैसे आज भारतीय लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी ओर मूव कर रहे हैं, प्रकृति यहाँ पर बहुत ही खराब होते जा रहा है, यहाँ का पर्यावरण बहुत ही खराब होते जा रहा है। तो लेखक बहुत चिंता जाहिर करते हुए बोल रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो संरक्षण प्रदान करती थी, अब उन्हीं मूल्यों को फिर से अपनाना होगा, यही इनका प्रयास है। धरती से जुड़े प्रश्नों के जवाब भी हमारे आसपास मौजूद है। बोले कि धरती से जितने भी प्रश्न और जुड़े प्रश्न है, उस सब का जवाब भी हमारे आसपास ही है। बस अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या बताते हैं। पर्यावरण दिवस बीत गया है, बोल रहे हैं कि पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था, वो बीत गया है। लेकिन धरती के हालात ऐसे हैं कि दिवस और एक दिन के आयोजकों से कुछ नहीं होने वाला। बाकी धरती पर इतना सारे समस्या, इतना संकट है प्रकृति को लेकर कि एक दिवस और एक दिन के आयोजन से कुछ नहीं होने वाला है। ठोस कदम हर हालत में उठाने ही होंगे, और इसके लिए क्या होगा, एक मजबूत और ठोस कदम हर हालत में उठाना ही होगा, सबके लिए प्रयास करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र की इस साल की पर्यावरण दिवस की थीम है, और संयुक्त राष्ट्र की इस साल की पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, यानी एक पृथ्वी, यानी केवल और केवल एक पृथ्वी। यही सही सोच और समझ भी है, और यही सही सोच और समझ भी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, सक्षम हो, अक्षम हो, पर यह बात तय है कि पृथ्वी ही हमें पालेगा। दुनिया के कहीं भी कोने में आप रहिए, आपको पालने वाला, पोषण करने वाला कौन है, पृथ्वी ही है। इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है कि पृथ्वी को हम क्या कर रखें, साफ़ सुथरा रखें, और इसे गंदा नहीं करें। हम हवा मिट्टी पानी के बिना नहीं रह सकते। क्या हम हवा मिट्टी पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मगर आज क्या हो गया है, आज आज हवा मिट्टी पानी एकदम प्रदूषित हो गया, दूषित हो गया है। ये अब पीने योग्य, खाने योग्य ही नहीं रहा है। इससे और सेवन करके और मनुष्य रोगी हो रहा है। जो प्रकृति की देन है, हवा मिट्टी क्या है, पानी प्रकृति का देन है। ऐसे भी हमारा शरीर क्या होता है, पंचभूतों से ही मिलकर बना होता है। तो अगर हवा मिट्टी और पानी ही नहीं अच्छा रहेगा, तो हमारा शरीर कैसे अच्छा रहेगा। इस संदर्भ में हमेशा से हमारे देश की यह सोच अग्रणी रही है, और इस सब के संदर्भ में जो प्रकृति की सोच है, जो हवा मिट्टी पानी के सोच है, इस संदर्भ में हमेशा से हमारे देश की सोच क्या रही है, आगे रही, बहुत आगे की सोच रही है, अगर कोई समझते ही नहीं है। हमने और हमारे शास्त्रों ने प्रकृति के महत्व को हमेशा समझा था। हमने और हमारे शास्त्रों ने प्रकृति के महत्व को हमेशा से समझे थे, और प्रकृति पर ही काम करते थे, और पृथ्वी को पूजा था। हर चीज़ को हम लोग पूजे थे, प्रकृति को पूजा करते हैं, पृथ्वी को पूजा था। जल वायु नदी भूमि हर चीज़ को पूजा करते हैं, पर्वत पहाड़ हर चीज़ को। शास्त्रों में कहा गया, हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, शास्त्रों में क्या कहा गया कि हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, तेरी गोद में समुद्र और पर्वत बसे हैं। तेरी गोद में क्या बसे हैं, समुद्र और पर्वत। पृथ्वी को क्या बता रहा है, विष्णु पति, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं तुझ पर अपने पैर रख रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि आप पर हम पैर रख रहे हूँ। यह भावना थी हमारे शास्त्रों में, लेखक बता रहे हैं कि यह भावना थी हमारे शास्त्रों में प्रकृति और पृथ्वी के प्रति। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी और प्रकृति के प्रति बहुत ही उच्च भावना है, जो कि और देश में नहीं मिलती है ऐसी भावना। तो पूरे विश्व जो भारत के शास्त्रों को अपनाकर प्रकृति को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और इसी पृथ्वी को आज समझाने समझने के लिए यूनाइटेड नेशन उस राह पर है। और इसी पृथ्वी को समझाने के लिए क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रयास कर रहा है कि भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों ने सदियों को जो पहले दिया था, और फिर से उससे क्या करें, सीख कर उसको फिर लागू किया जाए। यूनाइटेड नेशन उस राह पर है जो ज्ञान भारतीय शास्त्र और धर्म ग्रंथों ने सदियों पहले दे दिया था। ये बात स्पष्ट है कि अगर दुनिया को राह दिखानी है और दुनिया का नेतृत्व करना है, तो उसका सबसे बड़ा आधार इस देश के शास्त्र और उन पर इंगित विज्ञान आधारित पहल की महत्वपूर्ण होगी।
और लेखक बता रहे हैं कि यह बात एकदम स्पष्ट है। हम बोल दे रहे हैं कि अगर दुनिया को सही राह दिखानी है और दुनिया का नेतृत्व करना है तो उसका सबसे बड़ा आधार क्या होगा? इस देश का शास्त्र ही होगा और उन पर इंगित विज्ञान आधारित पहल ही महत्वपूर्ण होगी। शास्त्र में जो विज्ञान आधारित पहल बताया गया है उसको ही फॉलो करना होगा, तभी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। आज इतना सारा सम्मेलन हो रहा है, इतना सारा पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हो रहा है कि आप बता नहीं सकते हैं, फिर भी पर्यावरण को संरक्षण नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। और दिन पर दिन क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है एकदम खतरनाक मोड पर हो रहा है, पशु पक्षी एकदम विलुप्त हो रहा है, जिसके उदाहरण आज भी भरे पड़े हैं। और इसके उदाहरण आज भी क्या है, भरे पड़े हैं। ये हम ही हैं जिसने सबको जोड़कर आगे बढ़ने की कल्पना की है। ये केवल भारत देश है, ये हम ही हैं जिसने सबको जोड़कर आगे बढ़ने की कल्पना की है। हमने पृथ्वी को मात्र अपना ही नहीं माना बल्कि सभी तरह के जीवन को इसका जिम्मेदार और भागीदार माना है। हमने पृथ्वी को क्या बना है, केवल अपना ही नहीं माने हैं, सभी तरह के जीवन को इसका हिस्सेदार और भागीदार माने हैं। भारत का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, समझे, ये था भारत। माना धर्म में इसकी उपस्थिति थी, और धर्म में इसकी क्या थी, उपस्थिति थी। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्गा की सवारी शेर नहीं होती। बोल रहे हैं लेखक कि अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्गा की सवारी क्या होती, शेर नहीं होती। गणेश हाथी से जुड़े ना होते। इस सब का संकेत यही है कि प्रकृति में सबका महत्व बराबर है। विष्णु समुद्र के रक्षक व अजगर को उनकी शयन में जगह नहीं मिलती। हनुमान के पवन पुत्र होने के पीछे प्राणवायु को समझना है। पवन पुत्र होने के पीछे प्राणवायु को क्या है, समझना है। और इसी तरह तमाम पशु पक्षी या अन्य जीव को विभिन्न तरह से देवी देवताओं के साथ जोड़ते हुए न देखते, जो हमारे पुराणों में दर्शाया गया है। इस तरह क्या है, सब देवता के जो साथ है क्या, एक पशु पक्षी क्या किया गया है, उसके साथ अपनाया गया है। इन सब के पीछे एक ही मान्यता था कि सभी तरह के जीवों का पृथ्वी में स्थान बराबर है। इन सब के पीछे क्या मान्यता थी कि सभी तरह के जीवों का पृथ्वी के में स्थान क्या है, बराबर है, सबका अपना अपना महत्व है, सब एक है। इसी माध्यम से यह बताने की कोशिश की थी कि भगवान शंकर केदारनाथ में हिमखंडों के ऊपर वास करते तो उसके पालक भी हैं, उसके क्या हैं, उसके पालक भी हैं। और उसी तरह भगवान विष्णु समुद्र के वासी ही नहीं बल्कि रक्षक भी है। और शिव की तरह भगवान विष्णु भी समुद्र के वासी ही नहीं बल्कि रक्षक भी है। इसी तरह भगवान कृष्ण वनों में ग्वालों के साथ विचर कर वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी प्रकार क्या है, भगवान कृष्ण भी वनों में ग्वालों के साथ विचरण करके वनों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पष्ट है कि शास्त्रों ने सभी तरह के यत्न किए थे। इससे क्या स्पष्ट निकलता है कि शास्त्रों ने सभी तरह के क्या किए थे, प्रयास किए थे, जिससे हम प्रकृति को अन्य जीवों के साथ व विविध उत्पादों के साथ गंभीरता से जोड़ सकें। इस प्रकार प्रकृति में जो विविधता है उसको एक साथ जोड़ सकें। नदियों को माँ कहना, पर्वतों का हिमालय को रक्षक मानना, यह सब इस देश में ही विद्यमान रहा है। केवल और केवल भारत देश में ही क्या बोला जाता है, भारत को माँ बोला जाता है, नदियों को माँ बोला जाता है, पर्वतों को और हिमालयों को रक्षक मानना, यह सब केवल इस देश में ही विद्यमान है। हमें चाहिए कि हम एक बार फिर से खोज करें, और हमें चाहिए कि फिर से एक बार क्या करें, खोज करें, पीछे की ओर मुड़े। हमने प्रकृति और पृथ्वी के प्रति क्या कहा व समझा, कैसे कहा और क्यों कहा। हमने पृथ्वी के बारे में, प्रकृति के बारे में क्या कहा, वो क्या समझा, कैसे कहा और क्यों कहा, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जो शास्त्रों में लिखा गया है प्रकृति के बारे में। हम अपनी ही संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और आज क्या हो रहा है, हम अपने ही संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जब हवा मिट्टी पानी शुद्ध ना हो, मिट्टी जहरीली हो, तो जीवन को कैसे समृद्ध मान सकते हैं आप। लेखक बोल रहे हैं कि जब हवा मिट्टी पानी ही शुद्ध ना हो और मिट्टी जहरीली हो तो जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। पानी विषाक्त तो हो चुका है, पानी क्या हो चुका है, जहरीला हो चुका है। सबसे प्रदूषित शहर अपने देश में है, और सबसे प्रदूषित शहर क्या है, अपने ही देश में है। हमने भोगवादी सभ्यता को जन्म दे दिया है। आज क्या हुआ है, भोगवादी सभ्यता को जन्म दे दिए हैं। आज वेस्टर्न कल्चर की ओर सब लोग क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति में संकट उत्पन्न हो रहा है। यह गंभीर सवाल खड़े करता है, और ये क्या करते हैं, गंभीर सवाल खड़े करता है और चिंतन को और क्या करता है, मजबूर करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि आज प्रकृति इतने खतरे में क्यों है। तो आज हम धीरे धीरे एक ऐसे हालातों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में देश दुनिया की चपेट में ले लेगा। और धीरे धीरे क्या ऐसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं ना, जो आने वाले समय में देश दुनिया को क्या कर लेगा, चपेट में ले लेगा।
संकट बहुत ही चरम सीमा पहुंच जाएगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया को चेतावनी दे रही है। देखिए आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, आईपीसीसी मतलब क्या होता है, आईपीसीसी मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में बोलेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है, आईसीसी रिपोर्ट की दुनिया की चेतावनी दे रही है। तो आईपीसीसी रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा 1988 में क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, आईपीसीसी का उद्देश्य है कि सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना, जलवायु नीतियों को विकसित करने में उपयोगी करना। आईपीसीसी का क्या उद्देश्य है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है कि क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर कैसे हम नियंत्रण पा सकते हैं, इससे क्या क्या खतरा उठाने पड़ सकता है। आज क्लाइमेट चेंज के कारण पशु पक्षी क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। भोज्य पदार्थ है उसमें से क्या हो रहा है, मिनरल्स प्रोटीन विटामिन उसमें से क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो आईपीसीसी सरकारों का एक संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र या WMO के सदस्य हैं। वर्तमान में आईपीसीसी के 195 सदस्य हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट दुनिया को क्या कर रही है, चेतावनी दे रही है। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हालत क्या हो रहा है, बद से बदतर होते जा रहे हैं। पर यह मौका भी है कि हम अपने संस्कार संस्कृति की इस देश दुनिया में चर्चा को बड़ा बनाएं। और पर यह मौका भी है कि हम अपने संस्कार संस्कृति को क्या करें, इस देश दुनिया में चर्चा का एक माहौल बनाएं। वह उन पर नए प्रयोग को साधें और उन पर एक नए प्रयोग करें जो प्रकृति ने सिखाए थे, जो हम लोग को प्रकृति ने सिखाए थे, और प्रकृति के संरक्षण के रास्ते तलाशें। और इस प्रकार से हम लोग क्या करें, चर्चा कर प्रकृति के संरक्षण के रास्ते तलाशें, उस पर और रिसर्च करें। हमारे संस्कृति संरक्षण सिखाती थी, हमारी संस्कृति क्या करती थी, संरक्षण सिखाती थी। अब वापस उन्हीं मूल्यों को समझना होगा, और फिर से वापस उन्हीं मूल्यों को और समझना होगा जो आज हम लोग इतने संस्कृति से, अपनी संस्कृति से जो इतने दूर हो गए हैं। फिर से लेखक बोल रहे हैं कि लौटना होगा, तभी प्रकृति को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, जिनसे प्रकृति भी संवरे और हम भी। वक्त है कि प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान और समझ दुनिया जाने। बोल रहे हैं कि आज वक्त है कि भारत देश में जो सनातन परंपरा है, प्रकृति को लेकर जो सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया क्या करे, हमारे ज्ञान और समझ के बारे में दुनिया जाने। लेखक यही बताना चाहते हैं कि बिना संस्कृति, अपने संस्कृति में आए हुए पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। जब हवा मिट्टी पानी शुद्ध ना हो, तो मिट्टी जहरीली हो, तो जीवन को कैसे समृद्ध मान सकते हैं। यह गंभीर सवाल खड़े करता है। आज हम ऐसे हालात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया को चपेट में ले लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इस प्रकार से पर्यावरण के विषय में लेखक बहुत दुख संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।